नमस्कार दोस्तों, भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाविक क्लासेस में हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने राजस्थान की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें हमने पुरातात्विक स्रोतों में हम प्रशस्तियों का भी अध्ययन कर रहे थे। और प्रशस्तियाँ क्या होती है वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। और हमने कुछ प्रशस्तियों का हमने अध्ययन कर भी लिया था, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है और भी कई जो प्रशस्तियाँ थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। ग्वालियर की मीर भोज की प्रशस्ति है। तो आज उसके बाद में कुछ अपनी अभी प्रशस्तियाँ शेष बची हुई है, तो उन्हीं प्रशस्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमें जो पहली हमारी जो प्रशस्ति है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो हमारी प्रशस्ति है आज की, तो वो है एकलिंगनाथ प्रशस्ति। तो आज की हमारी जो प्रशस्ति है वो कौन सी है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति। तो देखिए, जो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति अपन को जो जानकारी प्राप्त करती है वो जो गुहिल वंश है मेवाड़ के, जो सिसोदिया वंश है, उनके बारे में अपन को ये जानकारी प्राप्त करवाती है। हमें बात करूं इस जो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है, तो ये अपन को कहां से प्राप्त होती है? तो ये देखिए, अपन को जो प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? उदयपुर से। उदयपुर में एक गांव है कैलाशपुरी गांव, वहां पे ये मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर। ठीक है, इस एकलिंगनाथ मंदिर की दीवार से ही ये अपन को प्राप्त होती है। जो ये मंदिर है, इस मंदिर का जिसने निर्माण कराया था उसका नाम है कालभोज, या उसी को हम क्या बोलते हैं? बप्पा रावल। ठीक है, इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पे निर्माण करवाया था? कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी गांव कहां पे है? तो वो है उदयपुर में। देखिए, जो ये एकलिंगनाथ मंदिर है, इस मंदिर के बारे में अपन को एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि ये जो मंदिर है ये पाशुपत संप्रदाय, एक संप्रदाय है जिसका नाम है पाशुपत संप्रदाय। कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। ठीक है, पाशुपत संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो लकलिश, एक ऋषि है, लकलिश ऋषि है। लकलिश ऋषि ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए इस संप्रदाय को लकलिश संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखिए, जो ये एकलिंगनाथ मंदिर है, ये इस संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर। उसके अलावा देखिए, जो ये एकलिंगनाथ मंदिर है वो देखिए, जो मंदिर है इसमें जो ये शिव जी का मंदिर है, तो इसमें जो शिव जी का जो शिवलिंग है वो चतुर्मुखी है। कैसा है? चतुर्मुखी। तो देखिए, चतुर्मुखी शिवलिंग का जो मंदिर है शिव जी का, वो राजस्थान का एकमात्र शिव जी का मंदिर है, चतुर्मुख मंदिर। तो ये एकलिंगनाथ मंदिर ये इसलिए भी प्रसिद्ध है। दूसरी चीज, जो ये एकलिंगनाथ मंदिर है ये राजस्थान का, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर है। तो ये इसलिए भी ये मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। उसके अलावा ये मंदिर एक वजह से और सबसे बड़ा माना जाता है कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश है,
जो मेवाड़ के गुहिल वंश है या जो सिसोदिया वंश है उसका ये कुल देवता, उनके ये कुल देवता भी माने जाते हैं। तो ये एकलिंगनाथ मंदिर की अपन ने बात की है। अब मैं बात करूं इस प्रशस्ति की, तो इस प्रशस्ति की देखिए जो भाषा है इस प्रशस्ति की, वो भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा। ये बात किस भाषा में है प्रशस्ति? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा की प्रशस्ति है। और जो इसके लेखक हैं, लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट। इन्होंने इस प्रशस्ति को लिखा था। अब मैं आगे इस प्रशस्ति के जो हमको जो अन्य जानकारी जो हमको प्राप्त होती है उनकी मैं बात करूं तो देखिए जो एकलिंगनाथ प्रशस्ति है, तो देखिए ये प्रशस्ति है तो ये ओबियसली बात है कि किसी ने किसी वंश या राजा के बारे में या उसकी प्रशंसा में लिखी गई होगी। तो ये जो है ये मेवाड़ के गुहिल वंश की प्रशंसा में लिखी हुई है, इसीलिए इससे हमको मेवाड़ के सर्वप्रथम है मेवाड़ के गुहिल वंश का जो वंश वर्णन है कंप्लीट, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में अपन को इसमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा हमको इस एकलिंगनाथ प्रशस्ति से और क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है तो उनकी मैं बात करूं तो देखिए जो कालभोज है बप्पा रावल हैं, तो देखिए इनके बारे में भी हमको काफी महत्वपूर्ण जानकारी इससे प्राप्त होती है। इससे हमको एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो कालभोज है बप्पा रावल हैं, इन्होंने संन्यास लिया था जो अपने अंतिम जो टाइम था कालभोज का, उस समय इन्होंने संन्यास ले लिया था। उस संन्यास का भी इसमें उल्लेख है। इसके अलावा हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो कालभोज हैं इनके पिता का नाम है महेंद्र द्वितीय। क्या नाम है? महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय की जो दुश्मनी हो गई थी, जो दुश्मनी हुई थी वो किससे हुई थी? तो वो हुई थी बीलों से। ठीक है, बीलों से इनकी दुश्मनी हो गई थी महेंद्र द्वितीय की। तो देखिए महेंद्र द्वितीय की दुश्मनी किससे हो गई? बीलों से। तो भील कालभोज को भी मारना चाहते थे, इस पे काफी बार आक्रमण कर चुके थे, इसलिए कालभोज वहां से भागकर कहां चले गए? जंगलों में। जंगलों में गए तो वहां पे इनकी मुलाकात किससे होती है? तो वहां पे एक ऋषि हैं, उनका ऋषि का अपने पहले भी वर्णन किया था, तो उसका नाम, उनका क्या नाम है? हारित ऋषि। हारित ऋषि। तो हारित ऋषि के ये आश्रम में पहुंच जाते हैं और हारित ऋषि के वहां पे ही ये रहने लगते हैं। उसके बाद में देखिए जो कालभोज हैं वो हारित ऋषि की जो आशीर्वाद से ही इन्होंने पुनः चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मान मौर्य का अधिकार था, तो मान मौर्य से ये युद्ध करते हैं कालभोज और उसको हरा देते हैं और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। चित्तौड़ पर वहीं से ही किसकी? कालभोज का अधिकार हो जाता है। तो देखिए कालभोज का अधिकार किसको हरा के होता है? तो वो है मान मौर्य। मान मौर्य। ठीक है, मान मौर्य को हराकर इन्होंने अधिकार कर लिया था। इसके बाद में देखिए इनकी जो मृत्यु होती है कालभोज की मृत्यु कहां होती है? तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहां होती है? नागदा में। ठीक है, नागदा में इनकी मृत्यु होती है, वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। देखिए इसके अलावा अपन को नागदा के बारे में एक जानकारी और इस प्रशस्ति से अपन को प्राप्त होती है। वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो कालभोज ने जो संन्यास लिया था, वो संन्यास लेके कहां चले गए थे? संन्यास कहां लिया था? नागदा में ही इन्होंने संन्यास लिया था। और नागदा में इनके संन्यास के 3 वर्ष निकल गए थे। 3 वर्ष निकलने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे? नागदा के
नागदा में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई। इसके अलावा अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है, तो वो देखिए, एक जानकारी हमको यह भी प्राप्त होती है इस प्रशस्ति से कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ की उस समय की जो उनकी आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, धार्मिक जो भी परिस्थितियां थी, तत्कालिक जो प्रशस्तियां, जो भी उनकी जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी उनकी, उसके बारे में भी ये अपन को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है। उसके अलावा एक जानकारी और हमको प्राप्त होती है इसी एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो एकलिंगनाथ मंदिर है, एकलिंगनाथ मंदिर का इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा रायमल ने। किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने, रायमल, ठीक है। महाराणा रायमल ने इस प्रशस्ति का, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और महाराणा रायमल कौन है? तो महाराणा रायमल है महाराणा कुंभा के पुत्र, महाराणा कुंभा के पुत्र। महाराणा कुंभा के पुत्र कौन है? रायमल। महाराणा कुंभा के मृत्यु के पश्चात में इनको महाराणा कुंभा को मारकर, या हम कहें कि महाराणा कुंभा को मारकर महाराणा कुंभा का एक पुत्र था उदा, वो शासन पर बैठता है, पर वो शासन पर ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाता है, क्योंकि वो एक तो पितृहंता था, दूसरा वो जनता की नजरों में अप्रिय था, जनता को प्रिय नहीं था वो। इस वजह से उस उदा को एक युद्ध में महाराणा रायमल ने हरा कर उसको भगा दिया। जो बाद में उससे उदा की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी, और उसकी जगह पे महाराणा रायमल मेवाड़ का शासक बन जाता है। इन्होंने ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये सारी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो इसमें जो मेवाड़ के जो वंशावली अपन को मिलती है इस प्रशस्ति से, वो कालभोज बप्पा रावल से लेके और कहां तक मिलती है? महाराणा रायमल तक, महाराणा रायमल तक के पूरी इसमें वंश वर्णन इसमें मिलता है। उसके अलावा हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक और जानकारी से कि इस मंदिर से अपन को यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा रायमल है, महाराणा रायमल ने इस मंदिर के, एकलिंगनाथ मंदिर के चार, मंदिर के तीन और मंदिर के जो तीन साइड थे उन पे इन्होंने 3 तालाबों का निर्माण करवाया था। तो उन 3 तालाबों का जो निर्माण करवाया था, उन 3 तालाबों का नाम था, एक का नाम था, क्या नाम था? शंकर तालाब, एक का नाम था राम तालाब, एक का नाम था श्याम तालाब। ठीक है, तो ये तीनों तालाबों का निर्माण भी किसने करवाया था? महाराणा रायमल ने। और महाराणा रायमल ने ये तीनों तालाबों का निर्माण क्यों करवाया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कृषि में जो उस समय जो दिक्कत आ रही थी पानी की, वो पानी की दिक्कत को पूरा करने के लिए इन्होंने इन तालाबों का निर्माण किया था इस मंदिर के तीनों तरफ। कौन कौन से? शंकर तालाब, राम तालाब और श्याम तालाब। तो ये सारी जानकारियां अपन को किससे प्राप्त होती है? एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। तो देखिए, एकलिंगनाथ प्रशस्ति की अपन एक बार पुनः से वापस से रिवीजन करें तो एकलिंगनाथ जो प्रशस्ति है, एकलिंगनाथ प्रशस्ति अपन को कहां से प्राप्त होती है? तो ये एकलिंगनाथ मंदिर से प्राप्त होती है। एकलिंगनाथ मंदिर कहां पे है? तो वो है कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी गांव कहां है? तो वो है उदयपुर में। जो एकलिंगनाथ मंदिर है उसका निर्माण कार्य जिसने करवाया था वो, उनका नाम है कालभोज या बप्पा रावल। ये जो एकलिंगनाथ मंदिर है, ये एकलिंगनाथ मंदिर पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय या लकलिश संप्रदाय, क्योंकि इस संप्रदाय की जो स्थापना करता है वो, उनका नाम क्या है? लकलिश ऋषि। ये एक ऋषि है, लकलिश नाम था, इसीलिए इसको लकलिश संप्रदाय भी कहते हैं। इन्होंने ही इस संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। इसके अलावा
जो इसमें जो शिवलिंग है वो कैसा शिवलिंग है, चतुर्मुखी। चतुर्मुखी शिवलिंग होने की वजह से ये राजस्थान का एकमात्र चतुर्मुखी शिवलिंग का मंदिर भी है और राजस्थान का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर भी यही है। उसके अलावा बात करें, ये एकलिंगनाथ मंदिर है, ये मेवाड़ के जो गोहिल वंश है या जो सिसोदिया वंश है उनका एकमात्र मंदिर है। इनका जो कुल देवता का मंदिर है। ये किसके कुल देवता है, तो गोहिलों के एवं सिसोदिया वंश के कुल देवता है। उसके अलावा जो अपन को इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है, इससे वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो क्या भाषा है, संस्कृत भाषा। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, महेश भट्ट। इसके अलावा हमको जानकारी प्राप्त होती है कि जो कालभोज बप्पा रावल हैं, इन्होंने संन्यास लिया था, 3 वर्ष का संन्यास था इनका। वो कहाँ पे चले गए थे 3 वर्ष के लिए, नागदा के अंतर्गत चले गए थे। बप्पा रावल के पिता थे महेंद्र दित्ते। महेंद्र दित्ते की दुश्मनी किससे हो गई थी, भीलों से। भीलों ने इन पे कई बार मारने के लिए आक्रमण किया था। इनसे बच के कालभोज जंगलों में चले जाते हैं। वहां पे किसके ऋषि के वहां पे रहते हैं आश्रम में, हारित ऋषि के आश्रम में। हारित ऋषि की ही आशीर्वाद से इन्होंने मानमौर्यों को हराकर, युद्ध में मानमौर्यों को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। ये सारी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। और जो बप्पा रावल हैं, कालभोज है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, नागदा में। और वहां पे ये नागदा में कितने वर्ष रहते हैं, 3 वर्ष। 3 वर्ष वो सन्यास के बिताने के बाद में वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। उसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये एकलिंगनाथ मंदिर है, इससे अपन को जो मेवाड़ के उस समय की जो तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक जो उनकी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के बारे में भी इस मंदिर से, इस परिस्थिति से अपन को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो एकलिंगनाथ मंदिर है, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण का कार्य किसने करवाया था, तो वो करवाया था महाराणा रायमल ने। महाराणा रायमल कौन थे, महाराणा कुंभा के पुत्र। महाराणा कुंभा का एक पुत्र और था, महाराणा उदा। महाराणा उदा ने महाराणा कुंभा को मारकर मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे थे। वो जनता में अप्रिय थे, इस वजह से महाराणा रायमल ने महाराणा उदा को युद्ध में हराकर उनको भगा दिया और उनकी बिजली गिरने की वजह से मौत हो गई। और उसकी जगह पे महाराणा रायमल गद्दी पे बैठा और इन्होंने ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस जो परिस्थिति से अपन को जिस मेवाड़ वंश की जो वंश वर्णन मिलता है, वो कहां से कहां तक का मिलता है, तो वो मिलता है बप्पा रावल से लेके महाराणा रायमल तक का। इसमें मेवाड़ के राजवंशों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि महाराणा जो रायमल है, उन्होंने इस मंदिर के 3 तालाबों का निर्माण करवाया था। उन तालाबों का क्या क्या नाम था, शंकर तालाब, राम तालाब और श्याम तालाब। ये किस पर्पज से इन तालाबों का निर्माण करवाया था, तो इन तालाबों का निर्माण करवाया था इन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए। कृषि में जो पानी की समस्या थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने इन तालाबों का निर्माण करवाया था। ये सारी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तो वो है एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। तो देखिए जो अपनी जो अगली प्रशस्ति है, वो अगली प्रशस्ति कौन सी है, तो वो है बेडवास गांव की प्रशस्ति। बेडवास गांव की प्रशस्ति। तो देखिए जो बेडवास गांव की जो प्रशस्ति है, ये किसके समय की प्रशस्ति है, इसकी बात करें तो ये प्रशस्ति है महाराणा राज सिंह प्रथम के। ठीक है, ये कब की प्रशस्ति है, तो महाराणा राज सिंह प्रथम के समय की प्रशस्ति है। हम समय
ईस्वी की बात करें तो ये ईस्वी है 1668 ईस्वी। तो बेरवास गांव की प्रशस्ति किसके समय की है? महाराणा राज सिंह प्रथम के। और ईस्वी की बात करें तो 1668 ईस्वी की ये प्रशस्ति है। अब देखिए जो ये प्रशस्ति है ये कहां से प्राप्त होती है? तो इससे पता चलता है कि बेरवास गांव से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए जो इस प्रशस्ति की जो भाषा है, तो इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो कैसी भाषा है? तो वो है मेवाड़ी। कैसी भाषा है इसकी? मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा में नागरी लिपि, नागरी लिपि, मेवाड़ी भाषा एवं नागरी लिपि की ये है प्रशस्ति है। उसके अलावा देखिए जो हमको, अब मैं बात करूं इस प्रशस्ति से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो इस प्रशस्ति के जो प्रारंभ में है तो जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इनके प्रारंभ में दो व्यक्ति हैं। एक तो है भागचंद, भागचंद, और एक इनके पुत्र हैं। इनके पुत्र का क्या नाम है? फतेहचंद, फतेहचंद, फतेहचंद भटनागर। एक कायस्थ जाति के दो व्यक्ति हैं। इनके बारे में, इसके प्रशस्ति के प्रारंभ से इसमें जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनके जो पूर्वज हैं उनके पूर्वजों का भी पूर्ण वर्णन इस प्रशस्ति से अपन को मिलता है। अब बात करें इनके अलग अलग की, तो देखिए जो भागचंद है, भागचंद जो महाराणा जगत सिंह हैं, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह के दरबार में ये महाराणा जगत सिंह के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, महाराणा जगत सिंह के प्रधानमंत्री कौन थे? भागचंद भटनागर। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो फतेहचंद है, जो इनका पुत्र है, वो भी राज सिंह के समय का प्रधान है। इनका जो प्रधान फतेहचंद है वो भी राज सिंह के समय का प्रधान है, और जो भागचंद है वो जगत सिंह के समय का प्रधान मंत्री है। ये सारी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। इनको दरबार में इन दोनों को काफी सम्मान प्राप्त हो रखा था। ये जानकारी हमको इससे प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब देखिए जो उस समय पे जो गांव हैं या जो नगर हैं या जो देश हैं, मतलब जो राज्य थे, अलग अलग राज्य, उनके लिए एक चुंगी लगती थी। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको उस टाइम में बोलते थे देश दान। क्या बोलते थे? देश दान, देश दान। इस चुंगी को क्या बोलते थे? देश दान। जो कि कोई एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, या एक नगर से दूसरे नगर में, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाते थे, उस समय जो चुंगी लगती थी उसको हम क्या बोलते हैं? देश दान। और देखिए इससे एक जानकारी और प्राप्त होती है कि जो लूट में या लूट के समय पे कोई पकड़ में आ जाता है और उसको जो दंड दिया जाता है, तो जो दंड दिया जाता है उस दंड को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उबे दंड। क्या बोलते हैं? उबे दंड। ये भी जानकारी हमको इससे प्रशस्ति से प्राप्त होती है। उसके अलावा जो हमको जानकारी प्राप्त होती है कि जो इस प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इस प्रशस्ति के लेखक हैं हमीर। ठीक है, इस प्रशस्ति के लेखक हैं
हमीर। जो और इसकी जो प्रति जो तैयार की थी, जिसने इस परिस्थिति की जो प्रति तैयार की थी, वो प्रति तैयार करने वाले कौन थे? उनका क्या नाम था? उनका नाम था भवानी शंकर। भवानी शंकर। ये संपूर्ण जानकारी अपन को इस परिस्थिति से प्राप्त होती है। तो एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं इस देशदान बेड़वास गांव परिस्थिति की। तो देखिए, जो बेड़वास गांव परिस्थिति है, ये किसके समय की परिस्थिति है? तो ये महाराणा राज सिंह के समय की परिस्थिति है। इसका जो समय है, उस समय की बात करें तो इसका समय है 1668 ईस्वी का। उसके अलावा जो इसमें बात जो हम करें तो इसकी जो भाषा है, उसकी भाषा कैसी है? तो मेवाड़ी भाषा है। और जो लिपि है इस परिस्थिति की, वो कैसी लिपि है? तो वो नागरी लिपि में है। इसके अलावा हम बात करें कि जो इस परिस्थिति से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, वो किस किस की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है जो भागचंद और फतेहचंद है। भागचंद के पुत्र हैं फतेहचंद। इनके पूर्वजों की भी इसमें पूरा वर्णन हमको प्राप्त होता है। इन दोनों के बारे में तो जानकारी प्राप्त होती है, इनकी तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, पर इनके जो पूर्वज थे उनके बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस परिस्थिति से अपन को प्राप्त होती है। और भागचंद और फतेहचंद कौन थे? तो भागचंद था महाराणा जगत सिंह के समय का प्रधान, और राज सिंह है फतेहचंद है महाराणा राज सिंह के समय का प्रधान है। ये सारी जानकारियां भी अपन को इससे प्राप्त होती। इसके अलावा एक जानकारी ये प्राप्त होती है कि जो उस समय का जो एक गांव से दूसरे गांव, या एक नगर से दूसरे नगर, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पे जो चुंगी लगती थी, जो कर लगता था, उसको क्या बोलते हैं? जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? हमें देशदान। जो टैक्स था उसको क्या बोलते थे? देशदान। और जो उस समय लूट या कोई ऐसी कोई दंड जो कोई अपराध कर देता था, जिसको हम दंड देते थे, तो जो है उसी समय मतलब अगर पता चला उसी समय और किसी को दंड दिया जाता था, तो उसी समय जो दंड दिया गया दंड था, उसको दंड को हम क्या बोलते हैं? उबे दंड। मतलब उसी समय तत्काल दंड देना, वो था उबे दंड। उसके अलावा मैं बात करूं जो इस परिस्थिति के जो परिस्थितिकार हैं, जो इसके परिस्थिति के जो सूत्रधारक हैं, जो इसके रचयिता हैं, जो लेखक हैं, वो कौन है? हमीर। और जो इसकी प्रति तैयार की थी जिन्होंने, उसका नाम क्या है? वो है भवानी शंकर। ये संपूर्ण जानकारी अपन को बेड़वास गांव की परिस्थिति से प्राप्त। तो देखिए, जो अपनी अगली परिस्थिति है, वो परिस्थिति कौन सी है? तो वो है राज सिंह परिस्थिति। कौन सी परिस्थिति है? राज सिंह परिस्थिति। तो देखिए, जो राज सिंह परिस्थिति है, वो राज सिंह परिस्थिति अपन को कहां से प्राप्त होती है? किसके द्वारा ये लिखवाई गई है? तो पहली चीज तो ये कि किसके द्वारा लिखवाई गई है, तो ये अपन को नाम से ही पता चल जाता है कि राज सिंह परिस्थिति है, तो राज सिंह, महाराणा राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई है। कहां से प्राप्त होती है? तो उसकी बात करें तो ये प्राप्त होती है अपन को कहां से? राज संबंध झील से। कहां से प्राप्त होती है? राज संबंध झील से। ठीक है, राज संबंध झील कहां है? तो राजसमंद झील है राजसमंद जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो कहा ये झील कहां पे है? राजसमंद जिले में। ये अपन को राजसमंद झील की एक पाल, जिसको हम बोलते हैं नौ चौकी पाल। क्या बोलते हैं? नौ चौकी पाल। उस पाल का क्या नाम है? नौ चौकी। क्या नाम है? नौ चौकी। नौ चौकी पाल। नौ चौकी पाल से ये परिस्थिति अपन को प्राप्त होती है, राज संबंधी झील की नौ चौकी पाल से। अब देखिए, जो ये परिस्थिति है, ये पहली चीज तो ये कि इस झील का निर्माण भी करवाया किसने था? तो इस झील का निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने ही करवाया था। इस परिस्थिति का निर्माण, परिस्थिति को लिखवाया भी महाराणा राज सिंह ने था,
और राजसमंद झील का निर्माण भी किसने करवाया था? तो वो महाराणा राज सिंह ही थे, राजसमंद झील का निर्माण भी। अब मैं बात करूं इस प्रशस्ति की, तो देखिए ये प्रशस्ति है वो 25 शिलाओं पे, कितनी शिलाओं पे है? 25 शिलाओं पे, ठीक है, 25 शिलाओं पे उत्कीर्ण है ये जो प्रशस्ति है ये 25 काले कलर की, और जो शिलाएं हैं वो कैसे कलर की है? काले कलर की, ठीक है। 25 काले कलर की शिलाओं पे ये प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कैसी बड़ी प्रशस्ति है? सबसे बड़ी प्रशस्ति, ठीक है। यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अब मैं बात करूं इस प्रशस्ति की, तो देखिए जो ये प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के जो लेखक हैं, लेखक का क्या नाम है? तो लेखक का नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग, ठीक है। इस प्रशस्ति के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इस प्रशस्ति की जो भाषा है, भाषा कैसी है? तो वो भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में ये लिखी गई है। इस प्रशस्ति की बात करें तो इस प्रशस्ति में 1106 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? तो 1106 श्लोक, 1106 श्लोक हैं और 24 सर्ग हैं। सर्ग क्या होते हैं? 24 सर्ग हैं। 24 सर्ग क्या होता है? भाग, जो भागों में जो अलग अलग भाग होते हैं ना, किसी भी अपन ग्रंथ वगैरह लिखते हैं तो उसके अलग अलग भाग लिखते हैं। या आज हम बात करें, क्यों हम जब पढ़ते हैं तो कॉलेज वगैरह में हमने देखा होगा कि हिस्ट्री फर्स्ट, हिस्ट्री सेकंड, पॉलिटिकल फर्स्ट, पॉलिटिकल सेकंड। तो इस तरह से जो ये प्रशस्ति है वो 24 भागों में विभाजित है, मतलब 24 सर्गों में विभाजित है। सर्ग क्या होते हैं? भाग, ठीक है। सर्ग को हम भाग भी कहते हैं। तो देखिए इसके अलावा मैं जब इस प्रशस्ति के बारे में बात करते हैं अपन, तो ये प्रशस्ति कब की है उसकी मैं बात करूं तो इस प्रशस्ति की जो है वो है माघ पूर्णिमा। माघ माह के पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1733 ईस्वी की बात करें तो कब का है? 1676 ईस्वी। इसमें कितना डिफरेंट होता है? तो वो होता है 57 वर्ष का, ठीक है। विक्रम संवत और ईस्वी में कितना डिफरेंट होता है? 57 वर्ष का, ठीक है। तो ये कब की है? माघ महीने, हिंदी महीनों में अपन जब बात करते हैं हिंदी महीने, तो माघ माह के पूर्णिमा के दिन विक्रम संवत 1733 का है। और अगर ईस्वी की बात करें तो 1676 ईस्वी की ये राज सिंह के द्वारा लिखवाई हुई प्रशस्ति है। अब देखिए इस प्रशस्ति से जो हमको अन्य जो जानकारियां मिलती है वो क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है उनकी मैं बात करूं तो एक मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा प्रताप के पुत्र। किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के। क्या नाम था उसका? अमर सिंह, ठीक है। महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह का क्या नाम है? जहांगीर, ठीक है। महाराणा बादशाह जहांगीर और अमर सिंह के मध्य एक संधि हुई थी। उस संधि को हम मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। उसकी भी जानकारी इस प्रशस्ति से अपन को प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है, मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है, उसकी जो वंश वर्णन है, वंश की जो पूरी जानकारी है, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक का
इसमें वंश वर्णन अपन को प्राप्त होता है इस प्रशस्ति से। ठीक है, ये सारी जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए जो इसमें एक महत्वपूर्ण जो जानकारी प्राप्त होती है वो एक जानकारी ये भी है कि एक विवाह हुआ था, वो विवाह उस समय का काफी चर्चित विवाह था और उस विवाह की कहानी की हम आगे क्लासों में चर्चा भी करेंगे। वो विवाह था किशनगढ़ की एक राजकुमारी थी चारुमती। चारुमती का विवाह किससे हुआ था? तो चारुमती का विवाह हुआ था राज सिंह के साथ में। ठीक है, चारुमती का विवाह कब किसके साथ में हुआ था? राज सिंह के साथ में 1660 ईस्वी में। यह विवाह उस समय काफी चर्चित और काफी महत्वपूर्ण विवाह था। इसकी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। और इसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह की जो मृत्यु हो गई थी, महाराणा राज सिंह के मृत्यु की जानकारी इससे प्राप्त होती है, इसके जो अंतिम सर्ग हैं उनसे। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है? इनका एक पुत्र था, उसका क्या नाम था? जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह, महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह ने वो जो मुगल बादशाह औरंगजेब है, मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ में संधि कर ली थी इनकी मृत्यु के पश्चात में। उसकी जानकारी भी अपन को इससे प्राप्त होती है। देखो महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ में कभी भी उनके सामने झुका नहीं थे। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह से पहले, जो महाराणा राज सिंह से पहले अमर सिंह ने इससे मुगल बादशाहों से संधि की थी। उसके बाद में जो संधि की है वो किसने की है? महाराणा राज सिंह के पुत्र जयसिंह ने। ठीक है, तो महाराणा जयसिंह ने मुगल बादशाह अकबर के साथ में संधि कर ली थी। उसकी जानकारी भी अपन को इस प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त हो। तो अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है इससे? तो देखिए जो महाराणा जयसिंह हैं तो इनके जो 24 सर्ग हैं, 24 में से 21 सर्ग तो इन्होंने लिखवाए थे और जो लास्ट के जो 3 सर्ग हैं वो महाराणा जयसिंह के द्वारा लिखवाए गए हैं। और एक चीज और है, इस जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति से जो उस समय की जो घटनाएं हुई थी, ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी या उनकी जो तिथियां हैं, उनकी जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है वो काफी सही है। मतलब काफी तरह से हम देखें तो वो हमको बिल्कुल सही प्रतीत होती है। जो भी उन्होंने जानकारी दी है वो सारी जानकारियां बिल्कुल सही सही प्रतीत होती है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ वंश है, मेवाड़ जो शासन था जिस समय, जो मेवाड़ के जो राज्य था उसके जो सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक या आर्थिक जीवन था 17वीं शताब्दी का, उसके बारे में भी इस प्रशस्ति से अपन को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये सारी जानकारियां अपन को इससे अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है? जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह की जो उपलब्धियां थी, देखिए प्रशस्ति है तो ऑब्वियसली बात है उपलब्धियों को ही गिनवाएंगे, इनकी असफलताओं को तो बात होगी नहीं। तो महाराणा राज सिंह की जो उपलब्धियां थी उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन इस प्रशस्ति से अपन को मिलता है। और महाराणा राज सिंह की जो उपलब्धियां थी उनको जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में ये एक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है ये उस समय का। देखिए इसके अलावा महाराणा जो राज सिंह हैं, इन्होंने जो राजसमंद झील का जो निर्माण करवाया था, तो महाराणा राज सिंह ने जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया था वो क्यों करवाया था? तो वो करवाया था अकाल राहत के लिए, अकाल राहत के लिए। ठीक है, उस समय मेवाड़ में काफी अकाल की समस्याएं हो रही थी, तो उसी अकाल के राहत, उस अकाल से इनसे पाने के लिए, राहत दिलाने के लिए महाराणा राज सिंह ने इस झील का निर्माण कराया था। इस झील का निर्माण 14 वर्षों में कंप्लीट हुआ था। कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ था? 14 वर्षों में इसका झील का निर्माण का कार्य कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा अपन को एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि जो महाराणा करण सिंह है, अब देखिए जो महाराणा करण सिंह है
क्या नाम है? महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह हैं, उनकी एक तुलादान, दान देने की एक प्रथा थी, उसको हम बोलते हैं तुलादान। तुलादान है मतलब तोल के अपने बराबर का दान स्वर्ण जनता में बांटना, तुलादान। तुलादान की जो प्रथा है उसके बारे में, और महाराणा जगत सिंह, किसकी? महाराणा जगत सिंह, ठीक है। महाराणा जगत सिंह की जो दान देने की जो प्रथा थी, दान जो देता था, दान पुण्य जो कार्य किया था महाराणा जगत सिंह ने, देखिए जो दान का, जो दान वगैरह देने का जो सबसे ज्यादा कार्य किया गया है मेवाड़ जो वंश में, वो किया गया है किसके द्वारा? महाराणा जगत सिंह के द्वारा। और वो उसकी पूरी जानकारी भी अपन को राष्ट्रीय प्रशस्ति में प्राप्त होती है। उसके अलावा अपन को क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो महाराणा राज सिंह है, महाराणा राज सिंह का जो औरंगजेब के साथ में युद्ध हुए थे, या उनके साथ में जो संधियां हुई थी, या अन्य जो राज्य थे उस समय के, इनके जो आसपास के जो राज्य थे, उनके साथ में महाराणा राज सिंह का कैसा संबंध था, इनकी जो सारी संबंध, जो इनकी जो राजनीतिक या सामाजिक जो संबंध थे, उनके बारे में भी इस प्रशस्ति से अपन को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारियां अपन को किससे प्राप्त होती है? राज सिंह प्रशस्ति से। देखिए राज सिंह प्रशस्ति का मैं एक बार फिर से वापस आपको रिवीजन करा देता हूं। तो राज सिंह जो प्रशस्ति है, राज सिंह प्रशस्ति की मैं बात करूं तो राज सिंह प्रशस्ति अपन को कहां से प्राप्त होती है? तो राज सिंह प्रशस्ति अपन को प्राप्त हुई है नो चौकी पाल राजसमंद झील। राजसमंद झील की एक पाल है जिसको हम बोलते हैं नो चौकी पाल, वहां से प्राप्त हुई है। राजसमंद झील कहां है? तो राजसमंद जिले के अंदर है। तो राजसमंद जो झील है, इसका जो निर्माण का कार्य करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने इसका झील का निर्माण का कार्य करवाया था, और इस प्रशस्ति का निर्माण भी महाराणा राज सिंह ने ही करवाया था। ये जो प्रशस्ति है ये 25 काली शिलाओं पे, कैसी शिलाओं पे? 25 काली शिलाओं पे उत्कीर्ण है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। देखिए इस प्रशस्ति की मैं बात करूं तो इस जो प्रशस्ति के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। रणछोड़ भट्ट तेलंग की ये प्रशस्ति है, और इस प्रशस्ति की जो भाषा है वो कैसी है? संस्कृत भाषा। और इस प्रशस्ति की बात करें तो इसमें एक 1106 श्लोक हैं, 1106 श्लोक हैं, और 24 सर्ग हैं, मतलब 24 भागों में विभाजित है। ये अलग अलग भागों में विभाजित है। इसकी जो समय की बात करें, जो प्रशस्ति है इसकी समय की क्या है, क्या समय था इसका? तो माघ माह, हिंदी महीने में अपन देखते हैं कि माघ माह की पूर्णिमा, विक्रम संवत 1733 ईस्वी की बात करें तो 1676 ईस्वी का है। तो इसका जो समय है ये उस समय का है। इसके अलावा अपन को इससे जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा अमर सिंह हैं, महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर के साथ में जो संधि कर ली थी, मुगल मेवाड़ मुगल संधि जिसको हम कहते हैं, उस संधि का भी इसमें वर्णन मिलता है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि एक जो विवाह था वो उस समय काफी महत्वपूर्ण विवाह था, उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। विवाह किसका था? राज सिंह का किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में। वो विवाह कब हुआ था? तो वो विवाह हुआ था 1660 ईस्वी में। इस प्रशस्ति से अपन को जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है या जो सिसोदिया वंश है, जिसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इसमें वंश वर्णन भी अपन को प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा राज सिंह हैं उन्होंने इस प्रशस्ति के 24 सर्गों में से 21 सर्गों का निर्माण करवाया था। जो अंतिम 3 सर्ग हैं उनका निर्माण किसने कराया था? महाराणा जयसिंह ने। महाराणा जयसिंह कौन थे? महाराणा जयसिंह महाराणा राज सिंह के पुत्र थे,
और महाराणा राज सिंह ने मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ में राज सिंह के बचाव संधि कर ली थी, उसकी जानकारी भी अपन को प्राप्त इसी से होती है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसमें जो 17वीं शताब्दी है उस समय की जो मेवाड़ की जो धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जो स्थिति थी उसके बारे में अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें जो ऐतिहासिक घटनाएं थी जिनकी वो तिथियों का वर्णन किया गया है, या जो ऐतिहासिक घटनाओं का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन काफी हद तक सही है, कंप्लीट सही तथ्य अपन को प्राप्त होते हैं। और महाराणा राज सिंह की जो उपलब्धियां थी, महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों को जानने का सबसे बड़ा स्रोत राज सिंह प्रशस्ति ही है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराणा करण सिंह है, करण सिंह की तुलादान की प्रशस्ति, वो कलादान की प्रथा, और महाराणा जगत सिंह की दान पुण्य की प्रथा का भी इससे अपन को काफी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उसके अलावा एक जानकारी ये भी प्राप्त होती है कि जो महाराणा राज सिंह हैं उन्होंने जो राज संबंध जेल का जो निर्माण करवाया था वो अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया था, और इसमें 14 वर्ष का समय लगा था। इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो राज सिंह है उन्होंने जो मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ में जो भी युद्ध किए थे या जो भी संधियां की थी उनके बारे में भी इससे अपन को प्रशस्ति से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। या जो मेवाड़ के उस समय के पास के जो अन्य राज्य थे, अन्य राज्यों के साथ में महाराणा राज सिंह का कैसा संबंध था वो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन को ये प्रशस्ति काफी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। तो अपना जो प्रशस्ति का जो टॉपिक है आज यहीं पे कंप्लीट होता है। प्रशस्तियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रशस्तियों के कंप्लीट होने के पश्चात हमें आगे आने वाली क्लासों में हमें ताम्रपत्रों के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में हमने बात किया था ताम्रपत्रों की, तो ताम्रपत्रों के बारे में भी अपना आगे वाली क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए आज सूर्य ग्रहण है। दूसरा, अभी कोरोना के लिए भी एक काफी बढ़िया सूचना है कि माना जा रहा है कि जो ये सूर्य ग्रहण है इसके बाद में कोरोना में भी शायद राहत मिल सकती है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और अभी तक अगर आपने हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे जो आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके अलावा आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए। आपको जानकारी जो भी इस टॉपिक से जानकारी संबंधित जानकारी चाहिए या किसी राजस्थान गवर्नमेंट की या अन्य जो जानकारियां चाहिए एजुकेशन से संबंधित, वो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप कमेंट्स कर दीजिए, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।